किरकिरी। तनिक सुनिएगा हो बचवा के बाबू, हम कह रहे थे कि अब हमारा बचवा डॉक्टर बन गया है। सुनकर मुरली ने अपनी पत्नी की तरफ सवालिया निगाहों से देखा, मगर गीता देवी आगे कुछ न बोलकर पति का मुंह देखने लगी। थोड़ी देर दोनों इसी तरह एक दूसरे को देखते रहे। फिर मुरली बाबू ही बोले, अरे भगवान, अब चुप काहे हो गई? क्या कह रही थी? जब तुम ध्यान से सुनेंगे तभी तो कहेंगे, ऐसे थोड़ी ना कह देंगे। अरे भाई, हम सुन रहे थे तभी पूछ रहे हैं, नहीं तो कैसे पूछते? तुम भी ना रमेश की माई, का कहे तुमसे? हम का आप ही ऐसे बातें कर रहे हैं? दिन भर तो मरे पेपर में आंखें गड़ाए रहते हैं। जाइए, अब हम नहीं बताएंगे। जब आपका मन पेपर से भर जाए तब हमसे बात कीजिएगा। कान तो पेपर में गड़े हुए नहीं थे ना, वो तो तुम्हारी बात सुन रहे थे। अरे भगवान, तुम्हारी सास बनने की उम्र हो रही है और नई नवेली की तरह काहे नखरे कर रही हो? अजी, हम यही तो कहने जा रहे थे। कहाँ जा रही थी? कहाँ जाना है? जाओ, लेकिन पहले हमारे लिए बढ़िया सी चाय बना दो। बड़ी तलब हो रही है भाई। ये भगवान, रिटायर्ड का हुए बहरे भी हो गए। अब ऐसे आदमी से हम कहाँ बात करें? इस तरह बड़बड़ाती हुई गीता देवी रसोई घर की तरफ जाने लगी। मुरली बाबू बोले, भगवान, तुम पकोड़े बहुत ही बढ़िया बनाती हो। रंगे हाथ वो भी बना लेना। बहुत दिन से खाए नहीं ना। तुमने 2 महीने से बनाए भी तो नहीं। ये भगवान, ये आदमी कितना झूठ बोल रहा है। का हो, काहे इतना झूठ बोल रहे हैं? 5 दिन पहले जब शर्मा जी आए थे तभी तो आपने पकोड़े ही बनवाए थे। बेचारे शर्मा जी ने 4-5 ही खाए थे, बाकी सब तो आपके पेट की भेंट चढ़ गए। फिर भी बोल रहे हैं 2 महीने से नहीं खाए। का कहे आपसे बचवा के बाबू, बच्चे हैं का? अरे भगवान, 5 दिन पहले हमारे लिए थोड़े ही ना बनवाए थे। अब बच गए तो हमें लगा तुम तो खाओगी नहीं, बेकारी खराब न हो जाए, सो बेमन से खा लिए थे। लेकिन हमारा मन तो आज पकोड़े खाने का हो रहा है, तो बनाना ही चाहिए ना। नहीं तो तुम्हारी जैसी स्वादिष्ट पकोड़े बनाने वाली सुंदर पत्नी का फिर क्या फायदा हुआ? जरा तुम ही सोचो। अब क्या सोचे? आज पकोड़े खाए बिना तो आप हमारी बात भी नहीं सुनेंगे। सारा ध्यान तो पकोड़े में ही रहेगा। चलिए, बना देते हैं। कम से कम चैन से बैठेंगे तो सही। और आखिरकार चाय पकोड़े के साथ बातचीत की शुरुआत हुई। देखिए, अब हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। मुरली बाबू ने अपने उसी अंदाज से नजरें उठाई। हाथ का पकोड़ा हाथ में तो मुंह का मुंह में देखकर गीता देवी कुछ नहीं बोली। तो मुरली बाबू बोले, अब बोलो भी, सस्पेंस न क्रिएट करो। हाँ, ऐसे ध्यान से सुनोगे तभी तो। बात ऐसी है कि अपना बचवा बड़ा हो गया है, डॉक्टर बन गया है। इसीलिए हम सोच रहे थे कि अब उसकी शादी हो जाए। ये तो हम भी सोच रहे थे। भाई, हमारा लड़का डॉक्टर है तो लड़की भी डॉक्टरी ही देखनी पड़ेगी। वैसे शर्मा जी के मित्र है ना अवस्थी जी, उनकी बेटी डॉक्टरिनी है। अभी पिछले साल ही पास किया है। रमेश से 3 साल छोटी है, तो जोड़ी भी बराबर रहेगी। उन्होंने शर्मा जी के द्वारा बात चलाई है। अभी कल ही शर्मा जी ने बताया था। वैसे हम आज तुमसे बात करने वाले भी थे, लेकिन हमेशा की तरह बाजी तुम ही मार ले ली। अभी भी तुम लगती तो नई नवेली ही हो। कौन कहेगा तुम्हारा शादी लायक बेटा भी है? गीता देवी शर्माते हुए बोली, हटिए, जाइए। कैसी बातें करते हैं? हमें ताड़ के झाड़ पे मत चढ़ाइए। हम सोच रहे थे आपको अवस्थी से बात कर लेनी चाहिए। भगवान, उतावली न बनो। हमने खुद ही शर्मा जी से कह रखा है, अवस्थी जी से बात करें। कल हम बताएंगे, फिर जैसा होगा बात करेंगे। 1 महीने में डॉक्टर रमेश की शादी अवस्थी जी की बेटी डॉक्टर मधु के साथ हो गई। मुरली बाबू और गीता देवी बहुत ही खुश की बहू डॉक्टर तो है ही, सुंदर भी बहुत है। सो सास बलैया लेते नहीं थक रही थी। शुरुआत के 1.5-2 महीने तो बड़े मजे से गुजरे, मगर फिर धीरे धीरे बहू के रंग ढंग बदलने लगे। वो सुशील संस्कारी बहू जाने कहाँ गायब हो गई। उसकी जगह
झगड़ालू, कामचोर और खर्चीली बहू आ गई। अब तो उसकी चाय भी गीता देवी को उसके कमरे में पहुंचानी पड़ती। क्लिनिक रमेश के साथ जाती। वह गायनाकोलॉजिस्ट थी और रमेश ऑर्थोपेडिक सर्जन। पेशेंट दोनों के काफी आते तो वहां भी अपने पैसे का हिसाब रखती। अक्सर पैसे को लेकर चिक चिक करती रहती। मेरे पेशेंट ज्यादा आते हैं, तुम्हारे कम, तो पैसे भी मेरे ही ज्यादा होंगे। तब रमेश ने उसे ही सारे पैसे संभालने को दे दिए और जब दूध वाले पेपर वाले का बिल चुकाने के लिए पैसे मांगे तो जवाब था, पैसे तो खत्म हो गए। उस वक्त तो न रमेश के पास थे और न ही घर में किसी के पास। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर भी उन लोगों को कल आने को कहा। अब तो पैसे की किल्लत ही रहने लगी जब हर महीने 1 लाख से ऊपर तो आते ही थे। इतनी रकम के बावजूद यह परेशानी। अब मुरली बाबू और गीता देवी के लिए परेशानी का ही आलम था। कहाँ बहू के सुख के सपने देखे थे और कहाँ ये सब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे। सबका जीना हराम कर दिया। अभी 1 साल ही तो हुआ था, लेकिन लगता था जैसे जमाने गुजर गए। एक दिन तो हद ही हो गई। गीता देवी उसके लिए कमरे में चाय नाश्ता ले गई। टेबल पर रखा ही था कि आलू के पराठों पर मक्खन न देखकर मधु को इतना गुस्सा आया। प्लेट इस तरह फेंकी कि गीता देवी के चेहरे पर जाकर लगी। काफी चोट आई थी। आवाज सुनकर मुरली बाबू और रमेश दौड़ते हुए आए। यह देखकर रमेश कंट्रोल रख नहीं पाया। मधु को थप्पड़ मार दिया। इतनी बदतमीजियों के बाद भी कभी हाथ नहीं उठाया था, पर आज तो मधु ने हद ही कर दी। जो हो, मगर परिणाम बड़ा घातक हुआ। मधु ने गुस्से में दनदनाती हुई पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कर रोना धोना किया। खुद ही जख्म किए थे खुद को। उसने वो दिखाए। इंस्पेक्टर ने उसके साथ 2 कांस्टेबल भेजे। मुरली बाबू और रमेश को गिरफ्तार कर थाने ले गए। शर्मा जी और उनके पड़ोसियों ने भी इंस्पेक्टर को सब बताया। मुरली बाबू का परिवार निहायत ही शरीफ। इन लोगों की कोई गलती नहीं। छोड़ तो दिया पुलिस ने, मगर मधु ने दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का केस कर दिया। वह तलाक की मांग भी की। साथ में 20 लाख रुपए का कंपेंसेशन भी मांगा। वह किसी भी रूप में सप्लीमेंट करने को तैयार ही नहीं थी। बेचारे रमेश के पास तो जमा पूंजी 1 लाख भी नहीं थी, लेकिन रोज की इस पीड़ा से छुटकारा तो पाना ही था। मुरली बाबू के रिटायरमेंट के जो 25 लाख मिले थे, देखकर अपने इकलौते बेटे को छुटकारा दिलाया। मधु प्रेग्नेंट थी। उस वक्त रमेश को ही डिलीवरी और बच्चे के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारियां भी स्वीकार करनी पड़ी। रोजमर्रा की जिंदगी चल तो रही थी, लेकिन माहौल उदास व मनुष्यत भरा रहने लगा। जैसे तैसे साल बीता तो सही, पर यह 1 साल भी इस तरह गुजरा जैसे सदियां गुजर गई हो। मुरली बाबू और गीता देवी ने सोचा, जो हो गया सो हो गया। अब बेटे का दोबारा ब्याह करा लिया जाए, मगर रमेश इसके लिए तैयार नहीं था। फिर भी माँ बाप की खातिर तैयार होना पड़ा। मधु के कारण उसकी सरकारी नौकरी भी छूट गई थी। इसीलिए बेटे को इस्टाब्लिश करने के लिए अपनी बची हुई पूंजी को 5 लाख भी क्लिनिक खुलवाने में लगा दी। गाड़ी जैसे तैसे पटरी पर आई, लेकिन घर का वातावरण वैसा ही था। उसे बदलने के लिए, बेटे की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए फिर से शादी करवानी चाहिए। रमेश ने इच्छा न होते हुए भी अपने माता पिता की खुशी के लिए हामी भर ली। इस बार एक विधवा का रिश्ता आया, जो एक 4 साल के बेटे की माँ थी। हाँ, इस बार भी यह ख्याल जरूर रखा गया कि लड़की डॉक्टर ही हो। बातचीत से शीला सुलझी हुई और समझदार लगी, पर कहते हैं ना, डोल दूर के ही सुहाने लगते हैं। यह भी उसी की बहन निकली। उससे भी 4 कदम आगे आते ही डिमांड शुरू। हर तरह की प्रॉपर्टी में अपना नाम चाहिए। वैसे भी प्रॉपर्टी के नाम पर मकान और क्लिनिक। ऊपर से यह डिमांड भी कि माँ बाप साथ में नहीं चाहिए। या तो अपने माता पिता से अलग रहो या फिर इन्हें छोड़कर मेरे घर पर रहो, घर जमाई बनकर। अब भला माँ बाप को कैसे छोड़ दें, जिन्होंने अपनी सारी पूंजी, जो अपने बुढ़ापे का सहारा थी, बेटे के लिए खर्च करते हुए
जरा नहीं सोचा, बुढ़ापे में भी जवान बेटे का सहारा बने, संबल बने। ऐसे माँ बाप को उस लड़के के लिए छोड़ दे जिसे खुद के सिवा किसी से कोई सरोकार नहीं। अब वो न साथ रहती है, ना ही तलाक दे रही है। स्थिति पहले से भी नाजुक है। यह भी एक बच्चे की माँ बन गई है। दो दो बेटियां का पिता होकर भी अभी तक अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं देखी, मगर अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी निभा रहा है। जहां सब कुछ होकर भी कुछ नहीं सिवा उदासी और मायूसी के। बच्चियां बेचारी बाप के होते हुए भी बिन बाप के पल रही थी। कहने को अपनी अपनी माँ के साथ थी, लेकिन वे दोनों ऐसे पिता से पैदा हुई थी जो उनकी माँ की आंखों की किरकिर था। फिर भला किरकिर भी कभी किसी को सहन होती है? और किरकिरी का अंश भी तो कहीं न कहीं किरकिरा ही लगेगा। अफसोस, न बच्चियों को दे रही थी, न ही रख रही थी। काश